हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। यूजीसी नेट के सिलेबस में इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि दिया गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ दूसरा सत्र है, अर्थात दूसरा सेशन है। इसके पहले हम प्रथम सेशन कर चुके हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो जाके पहले पहला सेशन देख ले, उसके बाद ही इसे देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और बता दूं मैं आपको कि यहाँ जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, यहाँ एक बहुत विस्तृत चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम पूरा इसे नहीं पढ़ेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस में जितना दिया गया है हम बस उसको ही पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी नवजागरण के विषय में। ठीक है। इसके पहले क्लास में हमने यहीं पे छोड़ दिया था, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी नवजागरण। तो हिंदी नवजागरण कैसे आया, यहाँ हम जानते हैं कि हिंदी नवजागरण से अभिप्राय सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण है। ठीक है। कैसा है हिंदी जागरण? 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद हिंदी प्रदेशों में, अर्थात जहाँ जहाँ हिंदी भाषा बोला जाता है, हिंदी प्रयोग में लाया जाता है, उन प्रदेशों में राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ। उसे क्या कहा गया? हिंदी जागरण। हिंदी जागरण की सबसे मुख्य विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना है। ठीक है। हिंदी प्रदेश की जनता में क्या हुआ? स्वतंत्र चेतना जागा। उन्होंने अपना विकास देखा, अपने भाषा का विकास देखा, अपना राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास देखा। तो यहाँ जो चेतना उनके भीतर जगा, इसी को कहा गया हिंदी नवजागरण। और इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण में देखते हैं 1857 का विद्रोह था। दूसरे चरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू माना जाता है, और तीसरे चरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू माना जाता है। भारतेंदु युग में दूसरा चरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में तृतीय चरण। तो इस प्रकार हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में बांटा गया है। तीनों चरण आपको याद रखना है। ठीक है। प्रथम चरण कौन सा है? 1857 का विद्रोह है। यहाँ विद्रोह किस प्रकार था? अंग्रेजों के खिलाफ था। किसने किया था? भारत में रहने वाले लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर किया था। ठीक है। और क्यों किया था? यहाँ जो विद्रोह था वो इसलिए हुआ था कि अंग्रेज क्या करते थे, सेना में भारतीयों को भर्ती में लेते थे, और फिर जो कारतूस है, मुंह से खोलने वाला कारतूस प्रयोग में लाया जाता था उस समय। और यहाँ बात उस समय अफवाह थी या सच थी नहीं पता, लेकिन यहाँ बात प्रचलन में थी कि उस कारतूस को किससे बनाया जाता था? सुअर और गाय के चमड़े से। तो वो जो मुंह में लगाने से धर्म भ्रष्ट होता था, किनका? हिंदू और मुसलमान दोनों का। क्योंकि सुअर जो है मुसलमानों में वर्जित होता है, हिंदू में गाय की पूजा की जाती है, माता माना जाता है। तो इस प्रकार दोनों धर्मों का वो अंग्रेज क्या कर रहे थे? भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। इस विषय में जब लोग जागने लगे, उनका चेतना जगा, उन्हें जब पता चला, तो फिर वो क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। और इसी विद्रोह को, और भी बहुत सारे कारण थे 1857 के विद्रोह का, लेकिन यहाँ एक मुख्य कारण माना जाता है। तो यहाँ 1857 का विद्रोह का कारण था, और यहाँ पहला विद्रोह था जिससे हिंदी में नवजागरण आया। उसके बाद दूसरा चरण था भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में। इन्होंने बहुत अधिक काम किया हिंदी को आगे बढ़ाने का। और उसके बाद तीसरा चरण आया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के काल में। ठीक है। आगे हम देखते हैं 1857 का तत्कालीन कारण क्या था क्रांति का। तो ये हमने पहले बात की कर लिया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था जब एनफील्ड राइफल पेश की गई। कौन सा राइफल? एनफील्ड राइफल। इससे सैनिकों में आक्रोश था। इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियां लेकर चलना पड़ता था। जैसा कि यह अफवाह थी, कारतूस सुअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था। ठीक है। तो यहाँ जो है धर्म भ्रष्ट करने के नाम से या अंग्रेजों के मन में कोई और बात रही होगी, जिस कारण से क्या किया गया, और फिर लोगों ने क्रांति किया, एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह किया। आगे देखते हैं।
यहाँ सामान्यतः दो बहुत पहले से प्रचलित रही कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ ही हिंदी में एक नया युग का आरंभ हुआ। किसके साथ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ हिंदी में एक नए युग का आरंभ हुआ। किंतु इस नए युग को नवजागरण नाम देने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। नवजागरण काल से जुड़े कौन है? रामविलास शर्मा जी का नाम जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपना मंतव्य भी रखा। इनका बहुत प्रसिद्ध क्या है, कुछ कथन भी है जो हमें याद रखना है। पिछले वीडियो में भी हमने इनका एक सेंटेंस देखा था, कथन देखा था। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भारतेंदु युग से तो उदय माना जाता है, किंतु इस नवजागरण नाम किसने दिया? नवजागरण नाम देने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। लब्ध प्रतिष्ठित प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन और साहित्य संबंधी जीवंत तत्वों को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि आज की अनेक समस्याओं का समाधान मिल सके। तो भारतेंदु युग को नवजागरण नाम देने का श्रेय किसे है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को है। भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण की समस्याओं पर विस्तार से विचार करते हुए इस पुस्तक में यहाँ प्रतिपादित किया गया है कि भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक है और मुख्यतः उनकी बताई हुई दिशा में चलकर ही हमारा साहित्य उन्नत करेगा या कर सकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरानी पत्र पत्रिका एवं दुर्लभ पुस्तकों में दबे पड़े अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को पहली बार प्रकाशन में लाकर डॉक्टर शर्मा अर्थात डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु का सर्वथा मौलिक चित्र पुनः निर्मित किया, जो बहुतों के लिए चौंकाने वाला सिद्ध हो चुका है। 2 अध्यायों में भारतेंदु के नाटकों पर विस्तार से विचार करने के साथ उनकी कविता, उपन्यास, आलोचना, निबंध कला एवं पत्रकारिता का भी आलोचनात्मक परिचय दिया गया है। वास्तव में भारतेंदु साहित्य संबंधी सभी पक्षों की प्रामाणिक जानकारी के लिए यह अकेली पुस्तक पर्याप्त है। ठीक, क्या हुआ? जो उस समय भारतेंदु के समय में जो दुर्लभ पत्र पत्रिका या पुस्तकों में दबी हुई जो जानकारियां थी, उन जानकारियों को डॉक्टर रामविलास शर्मा सामने लाए और उनका मौलिक चित्रण प्रस्तुत किया। और क्या किया? 2 अध्यायों में भारतेंदु के नाटकों पर विस्तार से विचार करने के साथ उनकी कविता, उपन्यास, आलोचना, निबंध कला एवं पत्रकारिता का भी आलोचनात्मक परिचय दिया। वास्तव में भारतेंदु साहित्य संबंधी सभी पक्षों की प्रामाणिक जानकारी के लिए यह अकेली पुस्तक पर्याप्त है। किसकी पुस्तक? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार सहयोग रहे हिंदी नवजागरण के विषय में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 नामक पुस्तक के द्वारा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण की नहीं बल्कि हिंदी नवजागरण की संकल्पना प्रस्तुत की। इसमें पहले भारत में नवजागरण की चर्चा प्रायः बंगाल नवजागरण के रूप में ही होता रहा। सबसे पहले नवजागरण कहाँ आया माना जाता है? तो बंगाल में सबसे प्रथम क्या आया? नवजागरण आया। देश में 3 क्षेत्रों में नवजागरण प्रमुख है। कौन कौन सा? बंगाल में सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र और फिर हिंदी प्रदेशों में। हिंदी प्रदेश का अर्थ किसी एक प्रदेश में नहीं बल्कि उन प्रदेशों में जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन सभी प्रदेशों में। जिस तरह यूरोप के पश्चिमी देशों में यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? यूनानी भाषा और साहित्य का। उसकी प्रतिक्रिया में लोग अपनी भाषा की ओर भी मुड़े। ठीक, उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुए? लोग अपनी भाषा की ओर मुड़े। उसी तरह इस पुनर्जागरण में धर्म और नए ज्ञान विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैसे धर्म की भूमिका रही आगे बात करेंगे। भारत में नवजागरण का संबंध भी भाषा और धर्म से रहा। भारत में नवजागरण का संबंध किससे रहा? भाषा और धर्म से रहा। यहाँ पर पहला नवजागरण महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ आया। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि पहला जो नवजागरण है, कुछ आलोचक, कुछ सामान्य लोग नहीं, कुछ आलोचक, कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ आया क्या? पहला नवजागरण।
बुद्ध ने अपनी पहली जड़वादी परंपरा को तोड़कर मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाया। अर्थात गौतम बुद्ध ने क्या किया, ऊंच नीच छुआछूत के खिलाफ काम किया और उसे मिटाने का प्रयास किया और काफी हद तक वो सफल भी रहे। उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर जन भाषा पाली में उपदेश देना प्रारंभ किया। ठीक है। दूसरा नवजागरण, कुछ आप बुद्धिजीवी मानते हैं कि दूसरा नवजागरण भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में देशी भाषाओं के उदय का यही समय है। ठीक। यहाँ आंदोलन का मूलाधार भी धर्म है। आंदोलन का मूलाधार किसे माना गया, धर्म को माना गया। यद्यपि निगुण पंथियों ने धर्म की जातिवादी संकीर्णता और बाह्य आडंबरों पर गहरा प्रहार किया। निगुणवादी पंथियों ने क्या किया, धर्म की जो संकीर्णता है या फिर जो बाह्य आडंबर है, धर्म के नाम पे जो धांधली हो रही थी उस समय पे, उस पे क्या किया, गहरा प्रहार किया। नोट देख लीजिए, कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन को भारतीय इतिहास का पहला नवजागरण मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवी क्या मानते हैं कि इस्लाम का जब आगमन हुआ भारत में तब नवजागरण आया, हिंदी नवजागरण। जबकि कुछ महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को, ठीक है, कुछ बुद्धिजीवी महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को पहला हिंदी नवजागरण मानते हैं। पहली दृष्टि के अनुसार 19वीं सदी का नवजागरण भारतीय इतिहास का दूसरा नवजागरण है। वह दूसरी दृष्टि के अनुसार वह तीसरा नवजागरण है। तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अपना मत दिया है। विशाल भूभाग व जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा जो बोला जाता है, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है, इसलिए हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का प्रारंभ सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हमने इस विषय में बात कर लिया कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था। आगे, हिंदी नवजागरण बंगाल महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न ना होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टि से समग्र नहीं हो सकता तथा महाराष्ट्र में जातीय, बंगाल में क्यों आया था नवजागरण? सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, और महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे। महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे, परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थी। भारतेंदु का सिद्धांत निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है का प्रमाण है। भारतवर्ष कैसे हो सकती है, उन्नत कैसे हो सकती है, यहाँ जो निबंध है यह यूजीसी नेट के सिलेबस में है। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। आगे देखते हैं कि आत्म चेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। भारतीय नवजागरण में क्या हो? आत्म चेतस, लोगों के भीतर आत्म चेतना जागा, उसी के माध्यम से नवजागरण आया। बौद्धिक स्तर पर लोग जागे, बुद्धि का विकास हुआ, लोगों ने सोचने समझने का दायरा विकास हुआ लोगों में, और सोचने समझने का जो शक्ति है उसमें भी परिवर्तन हुआ। आत्मचेतस हुए लोग बौद्धिक स्तर पर, उसके बाद ही नवजागरण आया। उसका केंद्र भाव भारतीय संस्कृति अस्मिता से संबंधित है। उसका जो केंद्र भाव है भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्म चेतस को समशिष्ट चेतस की ओर उन्मुख किया। भारतेंदु ने क्या किया? इस आत्म चेतस को क्या किया इन्होंने? जो लोगों के भीतर आत्म चेतना जागी, उस आत्म चेतना के भाव को समशिष्ट चेतना अर्थात समान रूप से सबका विकास हो, समशिष्ट चेतना की ओर उन्मुख किया। आगे, हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला 1857 का स्वतंत्रता समर यानी युद्ध, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो 3 चरणों में बांटा गया है। मुख्यतः हिंदी नवजागरण पर बंगाल महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण का प्रभाव पड़ा और पश्चिमी ज्ञान अर्थात विदेशी ज्ञान, पश्चिमी ज्ञान और भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है।
रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी। तो यह अपवाद है कि रामविलास शर्मा ने नहीं माना, बाकी जो आलोचक रहे, बुद्धिजीवी रहे, उन्होंने पश्चिमी ज्ञान का यहाँ पे माना योगदान नवजागरण में। तो अपवाद भी याद रखना है कि किसने नहीं माना, तो रामविलास शर्मा ने नहीं माना। आगे है हिंदी जाति की अवधारणा। हिंदी जाति का क्या अर्थ होता है? हिंदी जाति का अर्थ होता है जो भूभाग में, जो क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन सभी को जोड़ के क्या कहा गया? हिंदी जाति कहा गया। यहाँ पे हिंदी जाति की अवधारणा मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। किसने दिया? रामविलास शर्मा ने। इन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषा को भी बंगाल, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। देखिए यहाँ पे भाषा को जाति बताया गया, जैसे तमिल जाति, मराठी जाति, अर्थात यहाँ पे भाषा की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी जो समूह है, उसे को यहाँ पे टारगेट किया गया है। तमिल बोलने वाले लोग को तमिल जाति बोला गया, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्रियन को मराठी जाति कहा गया, ठीक, बंगला बोलने वाले को बंगला जाति से संबोधित किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं रामविलास शर्मा, उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषाओं को भी बंगला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है कि इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके बावजूद इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता दृढ़ नहीं हो सकती। ठीक, तो भारत क्या है? विविधता से संपन्न है। अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसी को लेखक ने यहाँ पे रामविलास शर्मा ने उल्लेख किया है कि विविध भाषा, विविध जाति की तरह हिंदी भी एक जाति है यहाँ पे, और उसे जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र को सुदृढ़ नहीं कर सकते। आगे उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिक खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है? 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की जो खालिक खड़ी बोली की रचना किया था उन्होंने, खुसरो ने खालिक खड़ी बोली की, तो उसी से शुरू हो जाती है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए। ठीक है, रामविलास शर्मा ने क्या किया? हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए। एक को लोक जागरण कहा और दूसरे को नवजागरण। एक को क्या कहा उन्होंने? लोक जागरण, और दूसरे को नवजागरण। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। पहला चरण क्या था? जातीय निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवादी का था। पहला चरण किसका था? व्यापारिक पूंजीवादियों का था। आगे भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भक्ति आंदोलन का काव्य है, अर्थात भक्ति काल में जो काव्य लिखे गए हैं, वो लोक जागरण का ही काव्य है। अर्थात उन काव्य में लोक जागरण को जागरण किया गया या लोक जागरण से संबंधित चीजें लिखी गई है। उसमें ऐसी कविता, ऐसा काव्य रचा गया है कि जिसके माध्यम से लोगों के आत्मचेतस का विकास हो, लोगों का आत्मचेतस जागे, बौद्धिक रूप से उनका विकास हो, बुद्धि का, और उनके सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन हो, ताकि क्या हो? लोक जागरण हो सके। रामविलास शर्मा के अनुसार आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। यहाँ कौन कह रहे हैं? रामविलास शर्मा कह रहे हैं। कोटेशन है, याद रखना है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। तो रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इन दोनों के बीच में सबसे पहले किसका प्रयोग किया? नवजागरण शब्द का प्रयोग किया था, तथा 1857 स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी। किसने? रामविलास शर्मा ने। आगे 1857 का स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः हिंदी प्रदेशों में
लड़ा गया, इसलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था अंग्रेजों के खिलाफ, वह ज्यादातर कहाँ लड़ा गया था? हिंदी प्रदेशों में लड़ा गया था। हिंदी बोली जाने वाले, हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले भूभाग में जो लोग रहते थे उनके द्वारा लड़ा गया था, इसलिए इसे क्या कहा गया? हिंदी नवजागरण कहा गया। यहाँ संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था। यहाँ संग्राम किसने लड़ा था? हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ा था। हम पीछे इसमें बात कर चुके हैं। यहाँ संग्राम हमारा जातीय संग्राम है और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी है। ठीक है, यहाँ क्या है? भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी है। आगे हम बात करेंगे हिंदी नवजागरण की समस्या। अब हिंदी नवजागरण में क्या क्या समस्याएं आने लगी है उस पर हम बात करेंगे। पहला देखते हैं, एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। इसका कारण अंग्रेज की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। 1919 में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। देखिए, एक समय के बाद क्या हुआ? अंग्रेज समझ गए कि जब तक भारत में हिंदू और मुसलमान एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं? भारत पर राज नहीं कर पा रहे थे वो सही से, और अच्छे से शोषण नहीं कर पा रहे थे। सब लोगों में एक नव जागरण आ गया था। लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, या फिर कह सकते विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। अंग्रेजों ने कौन सी नीतियां अपनाई? हिंदू मुसलमानों में फूट डालने की नीति अपनाई। इसके तहत उन्होंने क्या किया? मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया? कुछ चीजों में मुस्लिमों को सहूलियत दे दी और हिंदुओं को नहीं दिया, जिससे क्या हो? दोनों आपस में लड़ जाए, दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाए, दरार पड़ जाए, फिर दोनों आपस में लड़े ताकि अंग्रेजों की तरफ उनका ध्यान ना जाए और अंग्रेज अच्छे से शासन कर सके। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया? मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। आगे देखते हैं, तुष्टीकरण शब्द का अर्थ है। तुष्टीकरण संघर्ष से बचने के लिए किसी आक्रामक शक्ति को राजनीतिक या भौतिक रियायतें देने की कूटनीतिक तुष्टीकरण अंततः संतुलन के बारे में है। शांति बनाए रखने और आक्रामकता को रोकने के व्यापक उद्देश्य के विरुद्ध रणनीति और नैतिक पक्ष और विपक्ष का आकलन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम समझ गए कि तुष्टीकरण क्या होता है। तुष्टीकरण में क्या होता है? कोई ऐसा आक्रामक शक्ति होता है, संगठन होता है, समूह होता है, जिसे शांत करने के लिए उसकी कुछ बातें मान ली जाती है, इसको कुछ रियायत दिया जाता है जिससे वो शांत रहे। और क्या हो? अंग्रेज ने इस नीति को इसलिए अपनाया था कि मुसलमानों को कुछ चीजों में रियायत दिया उन्होंने, ताकि ये शांत रहे। और क्या हो? फिर जब मुसलमानों को रियायत मिला, हिंदुओं को नहीं मिला, तो इन दोनों के बीच में दरार पड़ गई। इन्हें लगा कि अंग्रेजों के पक्ष में मुस्लिम हो गए हैं, मुस्लिम अंग्रेज का साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने यहाँ पे चाल चली और दोनों के बीच में फूट डाल दिया। तो ये एक रणनीति थी। तो यह नवजागरण की समस्या रही है। इससे क्या हुआ? हिंदी नवजागरण पे बाधा पड़ी, हिंदी नवजागरण आगे सही से नहीं बढ़ पाया। आगे देखते हैं कि हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइया पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अंग्रेजों ने फिर क्या किया? हिंदी और उर्दू में विवाद आया, और किसके माध्यम से आया? अंग्रेजों के माध्यम से आया। सबसे पहले उन्होंने दोनों में फूट डाला। जैसे ही फूट डाला तो भाषा में विवाद होने लगा। फिर वो विवाद आगे बढ़ा तो सांप्रदायिकता से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी। तो जब एक छोटी सी कहीं पे मन मुटाव होता है तो फिर वो चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ पे भी वैसा हुआ, हिंदी और उर्दू में विवाद हुआ। मुस्लिम चाहते थे कि उर्दू भाषा का प्रयोग हो यहाँ पे, और हिंदू चाहते थे कि नहीं, हिंदी का प्रयोग हो। तो यहाँ फिर आगे सांप्रदायिकता में भी, धर्म से भी क्या हुआ? मन मुटाव पैदा हुआ। आगे देखते हैं, बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। अब यहाँ कैसे प्रभावित हो गई? बहुभाषी देश है भारत, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, भाषाएं हैं। जब राष्ट्रभाषा चुनने का वक्त आया, जब एक वक्त आया कि एक ही भाषा होगा जो पूरे राष्ट्र का संवैधानिक रूप से राष्ट्र का एक संवैधानिक भाषा होगा, लेकिन सभी प्रदेशों के लोग, सभी समूह, सभी स्थान में भूभाग में रहने वाले लोगों ने अपना अपना भाषा लेकर आगे आए। सबने अपने भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने का प्रयत्न किया या देखना चाह रहे थे, जिस कारण क्या हुआ? हिंदी नवजागरण पीछे छूट गया और यहाँ एक बड़ा विवाद का विषय बन गया। आगे हुआ 19वीं शताब्दी का नवजागरण
हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है। कौन सा जागरण? 19वीं शताब्दी का नव जागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक है, दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। एक और क्या है? भारतीय सामाजिक संस्कृति है और दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति आध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रहा था। इस समय भारतीय संस्कृति क्या हो रहा था? आध्यात्मिक प्रधान और मध्यकालीन दौर से गुजर रहा था, क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य लेख, सबका प्रभाव यहाँ पे कहाँ हो रहा था? भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज पे, भारतीय साहित्य पे पड़ रहा था। तो भारतीय जो साहित्य है, जो धर्म है, वह एक संक्रमण के काल से गुजर रहा था। जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद और पूंजीवादी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जो पाश्चात्य संस्कृति थी वो किससे लैस थी? वैज्ञानिकता से लैस थी। जबकि भारतीय संस्कृति में क्या था? धार्मिकता ज्यादा थी, धर्म को ज्यादा मानते थे, इतनी ज्यादा वैज्ञानिकता नहीं थी। मशीनीकरण भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था भारत में। मशीनों का समझ किसको ज्यादा था? पाश्चात्य लोगों को ज्यादा था। और भौतिकवादी थे, ये बहुत ज्यादा भौतिकवादी थे। पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी सोच रखते थे, पूंजीवादी सोच रखते थे, पूंजीवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। पाश्चात्य लोग क्या थे? आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक नहीं थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा कि पाश्चात्य लोग आध्यात्मिक रूप से कमजोर थे। उसके पास वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा थी, लेकिन यह लौकिक मानसिकता थी। यह लौकिक अर्थात यहाँ रहने के लिए जो पूंजी चाहिए, भौतिकवादी चाहिए, वैज्ञानिकता चाहिए, मशीनीकरण चाहिए, वहाँ बुद्धि तो थी उनके पास। सामान्यतः स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे। किसके पास? पाश्चात्य संस्कृति के पास, जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। अर्थात उस समय में भारतीय समाज में इन चीजों का ज्यादा बोलबाला नहीं था, या फिर भारतीय समाज में यह चीजें अधिक बहुतायत में देखने को नहीं मिलता था। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा, भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के आध्यात्मता से प्रभावित हुई। कोई भी दो संस्कृति समाज जो आपस में टकराती है, तो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, पिछले सेशन में भी पढ़ा था, तो क्या होता है? पहले तो वो खूब टकराते हैं आपस में, फिर शांत होते हैं, फिर एक दूसरे के संस्कृति से अच्छाइयों को अपनाते हैं और अपनी संस्कृति में जो बुराइयां हैं उसे पीछे छोड़ देते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जब यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति टकराई, तो क्या हुआ? भारतीयों में जो कि इनके पास बौद्धिकता नहीं थी, वैज्ञानिकता नहीं थी, भौतिकवादी शिक्षा नहीं थी, आध्यात्मिकता तो थी, लेकिन पाश्चात्य के पास सांस्कृतिकता के आध्यात्मिकता नहीं थी। तो उन्होंने भारतीयों से आध्यात्मिकता लिया और भारतीयों ने उनसे वैज्ञानिकता, मशीनीकरण की ज्ञान, शिक्षा, ये सब बातें उनसे सीखी। तो दोनों संस्कृति आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रही थी। साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति। अब हम देखेंगे साहित्य में किस प्रकार से नवजागरण आया। पहले हमने नवजागरण पढ़ा था पिछले सेशन में, आज हम हिंदी नवजागरण पढ़े। अब हम देख रहे हैं कि साहित्य में नवजागरण कैसे आया। तो किसी साहित्य में क्या होता है? किसी साहित्य में, एक मिनट, किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है, किस प्रकार? आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है। महत्वपूर्ण है कि नवजागरण का केंद्रीय भाव क्या है? तो आत्म मूल्यांकन का जो भाव है वह नवजागरण का केंद्रीय भाव है। जब तक मनुष्य में, व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन का भाव नहीं जगेगा, तब तक नवजागरण नहीं आ सकता, नया विचार उसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दूसरी ओर संस्कृति से परिचित होने पर समाज उनकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। संस्कृति से परिचित होते हैं लोग, उसके बाद क्या करते हैं? समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करते हैं कि जो संस्कृति हमने अपनाई है वह कितना सही है, उसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म
परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यतः पनपती है। क्या होता है? आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यतः पनपती है, क्योंकि जब तक आत्मा परिष्कार नहीं होगा, जब तक जो अंदर की बुराइयां हैं, जो ऐसी सिद्धांत है जो कि समाज के लिए सही नहीं है, ऐसे विचार जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, जब उसको नहीं बाहर निकालेंगे, खत्म नहीं करेंगे, उसको आत्म परिष्कार जब तक नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? नवजागरण नहीं आ सकता। जब हम मानसिक रूप से सोचेंगे, बौद्धिक रूप से सोचेंगे कि क्या क्या अच्छाइयाँ है हमारे भीतर, हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, और क्या क्या बुराइयाँ हैं, सोचने के बाद हमारे भीतर यहाँ भी शक्ति होना चाहिए कि उन बुराइयों को हम पीछे छोड़ दें। बुराइयों को जब हम पीछे छोड़ते हैं, अच्छाइयों को जब हम अपने साथ रखते हैं, तो इसी को आत्म परिष्कार कहा जाता है। तो जब तक यहाँ नहीं होगा तब तक नवजागरण नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीज सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है, ठीक। इस स्थिति में क्या स्वाभाविक होता है? अपनी कमजोरियों को समझना, उस पर चोट करना, उसे पीछे छोड़ना और नई चीजें सीखना स्वाभाविक होता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखाई देता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप से नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रस्तुत होता है। अर्थात हम अपने इतिहास से, हम अपने अतीत से भी कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अच्छाइयाँ उसमें भी होती हैं, उसे हम पहचान कर, समझ कर अपना आत्मसात कर सकते हैं, अपने आज में उसे प्रयोग कर सकते हैं। जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है, उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफी प्रमुख है। 19वीं सदी में नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है, वे वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा, आधुनिक व इहलोकवादी दृष्टिकोण, मानव समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसी सामाजिक, राजनीतिक सामाजिक, राजनीतिक आदर्श इत्यादि हैं। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे सभी बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है? वैज्ञानिक तार्किकता, शिक्षा, आधुनिक व इहलोकवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसी सामाजिक, राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे सभी बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, और इसके आगे का जो है हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगले सत्र में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सही से समझ में नहीं आया, कहीं कहीं पे ऐसे शब्द है, ऐसा कोटेशन है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नया चीज है तो समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, और जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, जो बातें महत्वपूर्ण है, वो सब आप क्या करें? नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो इसके बाद के सत्र में बाकी का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जो हिंदी साहित्य में किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।